हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स डिस्कस करने की बात की थी, हम प्रोबेबली अपने एग्जाम से 8-9 महीने पहले का करंट अफेयर ले रहे हैं। जैसे एग्जाम आप सबको मालूम है जुलाई में शेड्यूल्ड है, तो हमें अगस्त से करंट अफेयर उठा लेने हैं। उससे पहले करंट अफेयर उठाने की इतनी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी तभी बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वरना तो 1 2 3 4 5 6 महीने तक ही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने अगस्त के करंट अफेयर्स पूरे किए थे। अब हम सितंबर मंथ पर हैं। कोई इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टेट रेलेवेंट करंट अफेयर्स आप कितना ही निकाल सकते हो एक महीने में, हद से 10-15 इंपॉर्टेंट तो 5 ही न्यूज़ होती हैं। लेकिन हम और ज़्यादा अगर बिल्कुल डेप्थ में जाएं, बिल्कुल वन लाइनर्स भी ना छोड़ें, एक कुछ भी ना छोड़ें, तो हमारी 10-15 पॉइंटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, जो कि हर मंथ से हमें इंपॉर्टेंट होते हैं अदर देन दी नेशनल न्यूज़। जो नेशनल न्यूज़ है वो तो अलग है ही, उसके साथ साथ हमें स्टेट की न्यूज़ को भी कवर करते हुए चलना है। तो इससे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं हमने अपना अगस्त मंथ कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर द सितंबर मंथ। अब हम सितंबर मंथ को देखते हैं अपने कि सितंबर मंथ में क्या क्या ज़रूरी हमारे एग्जाम के लिए हुआ और क्या क्या हमें देखना है। तो सबसे पहला है कि एआई सेंटर खोला, इनॉग्रेट हुआ है उत्तराखंड में। पहला एआई सेंटर है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस एआई सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ये कहाँ खोला गया है? ग्राफिकेरा देहरादून में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये एआई रिसर्च यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च को हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज, इन सब में एआई को इनकॉर्पोरेट करना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इन सारे सेक्टर्स को डेवलप करना, इनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस को बढ़ाना। स्टेट का, हमारे राज्य का पहला एनवीडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है जिसे एनवीडिया सपोर्ट कर रहा है। ये एक अमेरिकन टेक कंपनी है और ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसकी कॉस्ट जो आएगी पूरा 10 करोड़ रुपया इस पूरे रिसर्च सेंटर को लगने में कॉस्ट आएगा। इंडियाज फर्स्ट एआई जनरेटिव रेडी कैंपस ही बनाया जाएगा। अगर हम बात करें ग्राफिक एरा एज अ यूनिवर्सिटी की, तो ग्राफिक एरा 48th रैंक पर, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसके अनुसार 48th रैंक पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी आई है इन दी स्टेट, और इसे नैक के द्वारा, इन दी कंट्री सॉरी, और इसे नैक के द्वारा A+ ग्रेड जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये जो आपका एआई जनरेटिव रेडी कैंपस है, इसे सपोर्ट किया जाएगा बाय द अमेजन वेब सर्विसेज के द्वारा। क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या खासियत होगी ये एआई सेंटर लगने के बाद? ये गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके हम डिजिटलाइजेशन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलीकरण करें अपने भारत में, तो उसमें हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। स्टार्टअप इंडिया, इस एआई सेंटर के माध्यम से नौकरियां दी जाएंगी लोगों को, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन में भी ये उपयोगी है, यानी कि भारत में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्किल देकर उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फॉर दी बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके लिए सारे की सारा एआई प्रोग्राम हमारा सिग्निफिकेंट रहेगा। याद रखने वाली बात क्या है कि एआई रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? ग्राफिकेरा देहरादून में खोला गया है, और ये एनवीडिया अमेरिकन टेक कंपनी के सपोर्ट से खोला जा रहा है। इसमें एप्पल, इन्फोसिस भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिसर्च सेंटर को, रिसर्च को बढ़ाएगा। कौन कौन से सेक्टर में? हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, और आपका हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सारे सेक्टर्स में ये हमें एक तरीके से बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी इस महीने की, वो थी डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। यानी जितने भी डिसेबल लोग होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उनके लिए उनके लिए डिस्ट्रिक्ट्स में डिसेबिलिटी सेंटर खोलने की बात की जा रही है। ये लॉन्च किया गया है गांधी शताब्दी हॉस्पिटल देहरादून के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या है? प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो पर्सन, अच्छा ये वाला जो साइन है ना गाइस, विद का होता है, विद। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, पीडब्ल्यूडीज जो होते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करना है। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स उन्हें दिए जाएंगे, फिजियोथेरेपी सेशंस उनके होंगे। वो लोग थोड़ा सा मेंटली लाइक डिप्रेस्ड हो जाते हैं,
थोड़ा सा अपने आप को कम समझने लगते हैं तो उसके लिए उन्हें काउंसलिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। कोई भी असिस्टेंस उन्हें चाहिए होगा तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक यूनिक आईडी दी जाएगी पीडब्ल्यूडीज को, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उनका आधार रजिस्ट्रेशन होगा। उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी उनके सपोर्ट के लिए चाहिए। अगर चलने में दिक्कत है तो चलने के लिए इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। उन्हें अगर आगे रोजगार में अपने आप को इंक्लूड करना है, नौकरियां वगैरह करनी है, तो उन्हें उसके लिए भी सरकार हेल्प करेगी। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 20% ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। अगर उत्तराखंड में बात करें तो 100% जनता में से 20% जनता ऐसी है जो दिव्यांग जन में आती है। ठीक है, इस सेंटर को या फिर इस प्रोग्राम को एडमिनिस्टर कौन करेगा? इसको एडमिनिस्टर करेगा सोशल वेलफेयर की नोडल एजेंसी के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, जिसमें 14 स्टाफ पोजीशंस होंगी, एक डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा और एक हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसके माध्यम से इन लोगों को जितनी ज्यादा हो सके सहायता पहुंचाने की कोशिश सरकारों के द्वारा की जाएगी। तो आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? गांधी शताब्दी अस्पताल देहरादून में खोला गया है। ये पीडब्ल्यूडीज के लिए है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उनका पुनर्वास, दोबारा उन लोगों को जीवन जीने का एक तरीका या फिर उन लोगों को जीवन जीने में उनकी मदद की जाएगी। वो किसी भी तरीके से परेशान है, उनकी सारी परेशानियों का निवारण किया जाएगा। इसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो आ रही है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट से। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट काफी बड़ी थी, काफी कुछ इसमें उत्तराखंड के बारे में कहा गया है, तो इस रिपोर्ट से हम देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड की सबसे क्लीनेस्ट नगर पालिका, सबसे क्लीनेस्ट नगर पालिका उत्तराखंड की बात करें तो वो लाल कुआं है, याद रखिएगा। और ये स्मॉल अर्बन लोकल बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटी अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं भारत की, उसमें भी नंबर फर्स्ट पर है लाल कुआं नगर पालिका। तो उत्तराखंड की सबसे साफ नगर पालिका है लाल कुआं। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, यानी कि आवास और गृह मंत्रालय के द्वारा आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये तैयार की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। हमेशा की तरह इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का, ये शायद 8वीं बार बन रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंदौर 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है। इंदौर के बाद नंबर सूरत का है और फिर है नवी मुंबई। अगर हम उत्तराखंड के सबसे क्लीनेस्ट नगर निगम की बात करें तो वो रुद्रपुर है, मार्क करने लायक पॉइंट है। सबसे क्लीनेस्ट नगर पालिका लाल कुआं, सबसे क्लीनेस्ट नगर निगम रुद्रपुर। क्लीनेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे सबसे साफ शहर है मुनि की रेती, ये ऋषिकेश में है। मुनि की रेती सबसे साफ शहर है गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के अंदर की बात करें। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जो सबसे साफ शहर है गंगा के किनारे वो है प्रयागराज। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो उत्तराखंड में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड है सफाई के मामले में सबसे पहला नंबर लैंसडाउन का है। ठीक है, आपको कमेंट करना है लैंसडाउन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला, तो ये तो बात रही हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की। ठीक है, जो कि आई सबसे साफ नगर पालिका लाल कुआं, सबसे साफ नगर निगम रुद्रपुर, गंगा के किनारे उत्तराखंड में सबसे साफ शहर मुनि की रेती, और सबसे साफ कैंटोनमेंट बोर्ड कैंट एरिया उत्तराखंड में लैंसडाउन। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगली हम बात करें तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है विद उत्तराखंड एंड फिनलैंड। उत्तराखंड और फिनलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें कल्चरल हेरिटेज और हिल क्विजीन्स को बढ़ावा देना है, यानी कि जो पहाड़ी क्विजीन्स होते हैं, जो पहाड़ी डेलिकेसीज होती हैं, जो पहाड़ी खान पीन होता है, जो पहाड़ी आपका कह लीजिए लाइक कल्चर होता है, संस्कृति होती है, जो सांस्कृतिक धरोहर होती है, उसको रिकॉग्निशन देने की बात है, यानी कि उसको विख्यात करना है, उसको बहुत पॉपुलराइज करना है। ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ है उत्तराखंड और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, एक कल्चरल हेरिटेज एंड
पहले क्विज इन एग्रीमेंट साइन हुआ है उत्तराखंड और किस देश के साथ, फिनलैंड के साथ, ये आपको याद रखना है। अगला है ट्रैक ऑफ द ईयर। ट्रैक यानी कि कहीं पर भी हिली एरियाज में कुछ इंपॉर्टेंट रास्ते, जिन्हें ट्रैकिंग का शौक है वो जानते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, ये जो कंसेप्ट है स्टार्ट हुआ था 2015 से, ट्रैक ऑफ द ईयर दिया जाता है 2015 से ये दिया जा रहा है। तो 2025 के ट्रैक ऑफ द ईयर में नाम आया है गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, बनकटिया बेस कैंप पिथौरागढ़, चिनाब वैली चमोली। चिनाब वैली को सेकंड वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की दूसरी फूलों की घाटी चिनाब वैली है जो कि चमोली में है। तो इन तीनों ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 का खिताब मिला है। गुलाबी कांठा, बनकटिया बेस कैंप और चिनाब वैली, ये तीनों है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, जैसे मन की बात प्रोग्राम है मोदी जी का, जैसे मोदी जी का मन की बात प्रोग्राम है, उत्तराखंड के गवर्नर ने एक ऐसा ही प्रोग्राम शुरू किया है जो कि है शिक्षा की बात। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोदी जी का मन की बात प्रोग्राम है, उत्तराखंड गवर्नर ने वैसे ही शुरुआत की है शिक्षा की बात प्रोग्राम नाम से। अगला, टू स्ट्रेंथन दी हेली सर्विसेज, यानी कि जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं केदारनाथ में, किसने अपना समर्थन दिखाया है, तो वो है इसरो। इसरो की हाईटेक टेक्निक्स को यूज किया जाएगा लाइव लोकेशन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन के लिए। जो हेली सर्विसेज, जब भी जैसे कि कोई रुकावट आती है मौसम खराब होने की वजह से, हेलीकॉप्टर कहाँ पर है, ट्रैक करने में समस्या आती है, तो सबका निवारण करने के लिए इसरो की मदद ली जाएगी। इसरो अपनी हाईटेक टेक्निक्स को साझा करेगा उत्तराखंड के साथ, जिससे कि केदारनाथ में हेली सर्विसेज को मजबूत किया जा सके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो ने हाल ही में किस जगह की हेली सर्विसेज को मजबूती देने के लिए समर्थन दिया है, तो वो है केदारनाथ हेली सर्विसेज। या फिर केदारनाथ हेली सर्विसेज को मजबूती देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समर्थन दिया है, तो वो है इसरो। तो दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अगला है, गवर्नर साइन द डील विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एडीबी। गवर्नमेंट ने, सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक डील साइन की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, डील साइन की है, जो कि कितने मिलियन डॉलर की है, जो कि है 126.42 मिलियन डॉलर की डील है। किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एट टिहरी लेक। पूछा जाने के 101%, 101 नहीं 200% चांस है इस क्वेश्चन के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ एक डील साइन की है 121 बिलियन डॉलर की, सॉरी 121 मिलियन डॉलर की, और ये डील जो साइन हुई है ये टिहरी लेक के टूरिज्म को, टिहरी लेक के पर्यटन को बढ़ाने के लिए डील साइन हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर भी लिख के अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। हिमालयन बचाओ अभियान 2025, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ग्रुप्स के द्वारा शुरू किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि किस न्यूज़पेपर समूह के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, तो ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया। ये हिमालयन डे 9 सितंबर जो आता है उस हिमालयन डे पर इसकी शुरुआत हुई। 3 दिन का अभियान था। उत्तराखंड के कल्चर, इन्वायरमेंट और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, जो उत्तराखंड ने हिमालयाज के जो सारे चीजें होती हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले इसे हिमालयन कॉलिंग के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर हिमालयन डे अभियान कर दिया गया। हिमालयन डे अभियान से पहले इसका नाम हिमालयन कॉलिंग था। थीम थी इस बार की वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, राइज ऑफ हिमालय। ठीक है, 16वां संस्करण है, 16 एडिशन है। पहला एडिशन 2010 में हुआ था, तो जरूरी 16वां एडिशन है 2025 का। ठीक है, कहाँ, और ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया 3 दिन का अभियान प्रोग्राम है। हिमालय के कल्चर, एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को फोकस करा जा रहा है। इससे पहले इसका नाम हिमालयन कॉलिंग था। थीम आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है आपके पास, अगला स्पोर्ट्स साइड से न्यूज आ रही है। 25th स्टेट लेवल जूनियर एथलेटिक्स कंपटीशन 2025 कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कॉम्प्लेक्स देहरादून में हुआ है 25वां स्टेट लेवल जूनियर एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन। अगली न्यूज है हमारी लिटरेचर के फील्ड से। सीनियर लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड विल बी ऑनर्ड विद विश्व हिंदी रत्न मानक टाइटल इन नेपाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल ने इनको ये पुरस्कार दिया है, द विश्व हिंदी रत्न।
विश्व हिंदी रत्न मानक टाइटल नेपाल का मिला है नंद किशोर जोशी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 200% आने वाला सवाल है, ठीक है, कि उत्तराखंड के किस महान लिटरेचर को नेपाल ने विश्व हिंदी रत्न मानक उपाधि दी है। तो ये नाम है नंद किशोर जोशी, बागेश्वर के रहने वाले हैं, कुमाऊनी और हिंदी में पोएम्स लिखते हैं। अगला है एशियन कैडेट कप 2025। एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता है, तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग बोला जाता है। ये कहाँ हुई है? ये हल्द्वानी में हुई है। एशियन कैडेट कप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता हल्द्वानी में हुई है। 70 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अंडर 17 एज ग्रुप रहा प्लेयर्स का, और ये ऑर्गेनाइज की गई फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया। भारत से 144 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। पहली पोजीशन भारत की ही रही, 16 मेडल भारत ने जीते, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज रहे। दूसरी पोजीशन कजाकिस्तान और तीसरी पोजीशन ओमान की रही। तो याद रखिएगा, एशिया कैडेट कप तलवारबाजी हल्द्वानी में हुआ, 70 देशों ने पार्टिसिपेट किया, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। पहली पोजीशन इंडिया की है, 16 मेडल इंडिया ने जीते हैं। गोल्ड याद रख लीजिएगा, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। सेकंड पोजीशन कजाकिस्तान और तीसरी पोजीशन ओमान। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला, हाउ मेनी फीमेल्स ऑफ उत्तराखंड ऑनर्ड विद तिल्लू रौतेली अवार्ड। इस साल का 2025 का तिल्लू रौतेली अवार्ड टोटल 13 महिलाओं को मिला है। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ फीमेल्स देख लीजिए, 13 महिलाएं हैं। तो तिल्लू रौतेली अवार्ड 13 महिलाओं को दिया जा रहा है। और तिल्लू रौतेली उत्तराखंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है। ये अवार्ड 2006 से शुरू हुआ और इस अवार्ड की जो मनी है वो 51,000 रुपए है, ठीक है, पहले कम थी, अभी बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है। ऐसा ही एक और अवार्ड है, शैलेश मटियानी अवार्ड। ये 16 टीचर्स को दिया गया। इसकी शुरुआत 2009 से हुई है और ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को। तो तिल्लू रौतेली अवार्ड कितनी महिलाओं को? 13 महिलाओं को। 2006 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई है, 51,000 इसकी नगद राशि है। शैलेश मटियानी अवार्ड 16 टीचर्स को दिया गया 5 सितंबर के उपलक्ष्य में, और ये 2009 से इसकी शुरुआत की गई है। अगला है क्लीन एयर इंडेक्स, यानी कि शुद्ध हवा। क्लीन एयर इंडेक्स देहरादून को 19वीं पोजीशन मिली है। देहरादून के मार्क्स 200 में से 171.7 है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है, इसके द्वारा ही क्लीन एयर इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें उत्तराखंड का स्थान 19वां आया है। काफी खराब हालत चल रही है, बिकॉज अभी उत्तराखंड जैसे कि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, विंटर वेकेशंस हैं, हर कोई अपने घर से उत्तराखंड आ रहा है। तो अभी आप जहां पर भी रहते हैं, जैसे कि देहरादून की अगर मैं बात बताऊं तो 300 पार अभी जो वो हो रखा है, AQI जो फोन में हमारे विजिबल होता है। तो काफी खराब हालत इस वक्त तो देहरादून की चल रही है, और ये काफी ज्यादा लाइक गंभीर बात है, बिकॉज किसी भी पहाड़ी इलाके पर या किसी भी वैली जैसे इलाके पर इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलाके थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं। ऐसे इलाकों से ज़्यादा छेड़खानी या इन इलाकों से ज़्यादा किसी भी तरीके से आप इनको जितना ज़्यादा आप इनका एक्सप्लॉयटेशन करोगे, इनका जितना शोषण करोगे, उतना ही मानव कल्याण के लिए ये रुकावट भी बनेगा और मानव के जीवन के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला है नेशनल वुमेन कमीशन जो है, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उसने नारी 2025 रिपोर्ट जनरेट की है, जिसमें उत्तराखंड का स्कोर काफी थोड़ा सा खराब रहा। 60.6% उत्तराखंड का स्कोर आया है, जो कि नेशनल के स्कोर से भी कम है। एक समय हुआ करता था, सॉरी उत्तराखंड का स्कोर नहीं, माइंड माय वर्ड्स, देहरादून का स्कोर। ठीक है, देहरादून का स्कोर नारी 2025 रिपोर्ट में 60.6% आया है, जो पहले काफी अच्छा हुआ करता था। देहरादून को सेफेस्ट सिटीज में रखा जाता था, लेकिन अब देहरादून अनसेफ सिटीज में आ रहा है। जो नेशनल स्कोर है 64%, उससे भी कम देहरादून का स्कोर है 60%। ठीक है, कि ये महिलाएं, ये स्कोर जो दिया जाता है वो महिलाओं के अपने आप को सुरक्षित महसूस करने पर दिया जाता है, कि महिलाएं अपने आप को एक शहर में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, तो उस बेसिस पर ये स्कोर है। ठीक है, सेफेस्ट सिटी की अगर बात करें तो कोहिमा 82.9% स्कोर के साथ, विशाखापट्टनम, उसके बाद भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ये शहर जो हैं ये सेफेस्ट सिटीज में है। अनसेफेस्ट सिटीज यानी कि लीस्ट सेफेस्ट सिटीज में सबसे पहला नंबर पटना, जयपुर,
फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता। दिल्ली ने अपना स्थान जो है पीछे खिसकाया है, ये काफी देखने वाली बात है। सबसे अनसेफ सिटी है पटना, उसके बाद जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, ये अनसेफ सिटीज में आती है। सेफेस्ट सिटी कोहिमा है, और उत्तराखंड में देहरादून शहर जो है वो 60.6% की स्थिति पर है, जो कि नेशनल स्कोर से भी काफी नीचे है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द सितंबर करंट अफेयर्स से, बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, एंड मैं आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इससे फंस जाए। इसके बाद हम अपने अगले महीने का करंट अफेयर करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़, आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाने का, आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने का, जो आपके एग्जाम में फायदेमंद रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, पीडीएफ जाते जाते, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको मालूम है, जो पहले से जुड़े हुए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बाय बाय, थैंक यू।